क्लैट पीजी की अगर तुम तैयारी करना चाह रहे हो, 2027 का अटैम्प्ट अच्छे से देना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बस शुरुआत है। सारे सिलेबस को मैं अगले 3 से 4 महीने में ख़त्म करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, इम्पॉर्टेंट रीसेंट जजमेंट्स हैं, जिसका बहुत बड़ा भौकाल हो रखा है, उसको मैं तुम्हारे लिए इसी चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आज हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं, इसलिए बेसिक तो तुम्हें पता है, तुम सभी ने लॉ कर रखी है, बट हम इनकी टेक्निकलिटीज़ को एक क्विक रिवीजन देने के लिए जो हमारे क्लैट पीजी के लिए ज़रूरी है, चलो जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते रहते हैं, लेकिन हमारे इसकी डेट अगर हम याद कर लेंगे तो शायद 1 नंबर क्वेश्चन हमारा टैकल हो सकता है। तो 1 सितंबर को ये आया था पहले सेक्शन में, बाकी कुछ तुम्हारे ज़्यादा समझने लायक है नहीं। अगर मैं बात करूँ इंटरप्रिटेशन क्लॉज की दोस्त, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम ये देखते हैं कि ये पूरी जर्नी जो चलती है ये कॉन्ट्रैक्ट पे आके ख़त्म होती है। लेकिन इसको रटने के बजाय अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? अगर मैं आईफोन ख़रीदने गया हूँ, ठीक है, और मैंने सामने वाले से प्राइस पूछा, ठीक है, और उसने प्राइस मुझे बताया। जब उसने मुझे प्राइस बताया तो उसके बाद मैंने उसको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद वो मुझे आईफोन मिल गया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में तुम एक तरफ से देख रहे होगे कि एक बंदा ऑफ़र कर रहा है ख़रीदने का, दूसरा बंदा उसको दे रहा है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति प्रपोज़ल देता है, यानी कि ऑफ़र देता है, ठीक है। जब वो प्रपोज़ल सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टेंस के बाद क्या हो जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों? क्योंकि अब वो बात दोनों ने मतलब एग्री कर ली, ठीक है। जैसे ही प्रॉमिस हो गया तो एक बंदा तो प्रॉमिसर होगा, है ना, और एक बंदा प्रॉमिसी होगा। क्यों? क्योंकि 2 लोगों का ज़रूरी है इस ट्रांजैक्शन में होना। एक को एक नाम दे दिया, दूसरे को दूसरा नाम दे दिया। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, हम समझ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर तुम ध्यान से समझो कि पहली बात यहाँ पे कही गई है कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि एक व्यक्ति चाह रहा है कि क्या सामने वाला व्यक्ति यानी कि प्रॉमिसी या फिर कोई अदर पर्सन, यानी कि एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। अब देखो कंसिडरेशन में क्या क्या करेगा वो, या तो वो बोलेगा कि उसने कुछ काम किया, हैज़ डन, उसने कोई काम नहीं किया, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कोई काम कर रहा है प्रेजेंटली, या फिर कोई काम प्रेजेंटली नहीं करेगा। इस तरह के किसी भी प्रॉमिस को आगे करने या ना करने की जो पूरा एग्रीमेंट है या पूरी बातचीत है, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करो। अगर मैं आईफोन ख़रीदने की बात करूं तो यहाँ पे एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दूंगा, कितने, 1 लाख रुपए। दूसरा बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे के बदले में आईफोन दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों ने ये जो प्रॉमिस किया ना, दे हैव एग्रीड टू डू समथिंग, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, कंसिडरेशन ये भी है, कंसिडरेशन ये भी है। इसी से हम लोग अगर आगे देखें तो ये बात अगर तुम ध्यान रख लो तो इस बात को याद रखना कि केवल जो पैसे दे रहे हो वो कंसिडरेशन नहीं है। पैसे के लिए कंसिडरेशन है मोबाइल, और मोबाइल के लिए कंसिडरेशन है पैसे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब तुम एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब तुम समझ पा रहे होगे कि हर वो प्रॉमिस, ठीक है, जो कि कंसिडरेशन का पार्ट है, जो कि कंसिडरेशन का पार्ट है, वो अपने आप में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। यहाँ तक की जर्नी में अगर तुम समझ पा रहे हो तो हमने आईफोन ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया और हम पक्के एकदम खुश हो गए। लेकिन क्या केवल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं होगा।
ये बात तुम्हें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बट कैसे नहीं है समझने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये जो हमने यहाँ बात करी थी इसी को कहा गया है कि इस वाले प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिस होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इस वाले प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिस होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो पढ़ लो, प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट बीच में डाला, कोई मतलब नहीं था, लास्ट में रख सकते थे, एक तरह से फ्लो में दिक्कत डालने की कोशिश करी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे जब तुम आओगे तो तुम एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ोगे, क्या? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इन्फोर्सिएबिलिटी। ठीक है। इन्फोर्सिएबिलिटी को समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि अगर यहीं मैं आईफोन की जगह चरस खरीद रहा होता, ठीक है, या और कोई ड्रग्स खरीद रहा होता, और उस ड्रग्स को ख़रीदने के दौरान मेरे को 1 लाख रुपए जब मैंने दिए उसे, तो फिर सामने वाला मुझसे कहता कि जाओ बेटे मौज करो, 1 लाख गए तुम्हारे भाड़ में। अब क्या मैं उसके ये फ्रॉड या नौटंकी या मेरे कहाँ पैसे के बदले में चरस ना देने के मतलब बात पे क्या मैं उससे पुलिस से या कोर्ट में केस कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ पता है? क्योंकि ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना चरस खरीदने का, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। इन्फोर्सिएबल नहीं है। क्यों नहीं है इन्फोर्सिएबल? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इल्लीगल ऑब्जेक्ट। क्या है? इल्लीगल ऑब्जेक्ट। चरस या ड्रग्स की ट्रेडिंग करना इल्लीगल है। ये जो चीज़ है ये इल्लीगल ऑब्जेक्ट में आती है। यहाँ तुम समझ रहे होगे कि केवल एग्रीमेंट हो जाना सफिशिएंट नहीं है। ऐसे इल्लीगल ऑब्जेक्ट की तरह ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट से सेपरेट करते हैं। ये मैं तुम्हें पूरी कहानी क्यों समझा रहा हूँ? एक फील देने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट असल में क्या है, और हर वो चीज़ जो 2 लोगों में एग्री करी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट समझ लो क्या, कि जो चीज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं थी। और वॉइडेबल मैं अभी तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, इसको होल्ड पे डाल दो, इसको जब मैं ज़रूरत आएगी तो आगे ही पढ़ाऊँगा। तो अभी हम ये समझ सकते हैं दोस्त कि हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उस तक की जर्नी को थोड़ा थोड़ा समझ लिया। इनके सब क्लॉसेस याद कर लोगे तो बेहतर है, कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आगे की तो चैप्टर्स को समझ लोगे एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्लो कैसा है वो ध्यान में आ जाएगा। जो है हमारा प्रिलिमिनरी है, ठीक है, इसमें सेक्शन 1 to 2 है। चैप्टर 1 जो है हमारा, यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। हम लोग जो है 3rd लेक्चर में इसकी बात कर रहे होंगे और एक ही लेक्चर में ये तीनों सेक्शंस ख़त्म करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने किसके अगेंस्ट, कब एक्सेप्टेंस, कब रेवोकेशन, पूरा किया नहीं किया, क्या होगा, सब चीज़ कवर करेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 to 30 सेक्शन, ये समझ लो तुम्हारा फाउंडेशन है, इसको बिल्ड कर लेंगे हम, तो इसके बेसिस पे हम आगे की चीज़ें आराम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक केस बता दिया गया। चैप्टर 4 अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी तो करवाना ज़रूरी है, वरना एग्रीमेंट कर करके क्या फ़ायदा, समझ रहे हो दोस्त। तो हर चीज़ एक फ़्लो में है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है। एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर से आ गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 सेक्शंस इसके दिए गए हैं, 5 सेक्शंस। अब देखो, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी गड़बड़ी करते हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको ब्रीच करते हो तो फिर क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि कांड के बदले में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी दोस्त। यहाँ तक हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 जो कि हमारा सबसे मेजॉरिटी पोर्शन में मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट 2 में ये 3 चैप्टर आते हैं। कौन से? चैप्टर 8, 9 और 10। इंडेमनिटी और गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेक्शन का रट्टा अभी नहीं मारेंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मारते चलना साथ साथ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सबको। ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 9, इनको रिपील कर दिया गया है।
तुम देखोगे अपने इंडेक्स में भी बेयर एक्ट के कि वहाँ पे रिपील लिखा हुआ है, और इनके एक सेपरेट एक्ट बना दिए गए हैं, सोगा और पार्टनरशिप एक्ट। इससे हमारा मतलब नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक गैप आएगा 76 से 123 का, और यहाँ पे एक गैप आएगा। क्लियर है दोस्त? अब मैंने यहाँ पे सेक्शन 10 क्यों लिखा हुआ है? सेक्शन 10 बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट बेस बनाता है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें तो कोई भी एग्रीमेंट नॉर्मली नहीं होगा, ये तो हमने समझ लिया इलीगल ऑब्जेक्ट वाली चरस वाली ऊपर बात से, है ना। अगर हमें ये बात पता चल गई है कि नहीं होगा, तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जब वो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो मैं समझाता हूँ, देखो इसको यार डिटेल में समझेंगे। फ्री कंसेंट तो है ही लोगों की जब आपस में एग्री कर रहे हैं, बट फ्री कंसेंट कैसे? अगर तुम्हारे को मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे भाई कुटाई कर दूंगा, ये फला काम कर दो, तो बोलोगे हाँ भाई मत करो, मैं कर देता हूँ। कॉम्पिटेंट पार्टीज़, मैं कहता हूँ बच्चे से ज़मीन के कागजात पे अपने साइन करवा लिए, बच्चा वो उल्लू है, वो साइन कर देगा। क्या वो बात सही है? नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट सिमिलर से हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझाऊंगा जब हम स्पेसिफिकली इन सेक्शन को डील करेंगे, लेकिन बात वही है, वही चरस वाली बात। कुछ भी ऐसा काम या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि इलीगल है, उसके लिए करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसके लिए भी सेक्शंस दिए गए हैं, आगे हम उसको आगे पढ़ रहे होंगे। बट ये समझने की कोशिश करो कि ये सारे फैक्टर्स अगर नहीं हैं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये बात तो केवल सेक्शन 10 बता देता है हमें। लेकिन हमारे कुछ और पोर्शंस हैं पूरे एक्ट में जो ये बातों के अलावा और कई फैक्टर्स हमारे सामने रखते हैं, जो कि अगर एब्सेंट होंगे तो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक ऑफ़र और एक एक्सेप्टेंस होगा, ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, अगर नहीं होगी, जैसे कि मैंने कहा बेटे कि मतलब मैंने अपने भाई से कहा कि तू भाई नंबर ला और मैं तुझे जो है लैपटॉप दिलाऊंगा। अगर वो नंबर ले आया और मैंने उसको लैपटॉप नहीं दिलाया, तो क्या वो मुझे केस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरी उसके साथ कोई लीगल रिलेशन में आने की इंटेंशन नहीं थी, ये बात पता है उसको। सिमिलरली किसी ने डिनर पे इनवाइट किया, खाना बना लिया और खाना बर्बाद हो गया क्योंकि वो बंदा नहीं आ पाया, फिर से नहीं हो पाया केस, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे को या तो तुम अपना वो वाला मकान दिखा देना, उसमें से दे देना कुछ पोर्शन, या फिर बाहर एक अपनी कार दे देना, इसके बदले में या तो 5 लाख रुपए ले लेना या फिर 10 लाख रुपए, ऐसा कुछ वेग टर्म्स में बात नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, महबूबा से मत कहिए साहब कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, केस कर दिया तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो इम्पॉसिबल एक्ट है, जो कि ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होगा। और लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि हमारा कहीं पे अटेस्टेड की बात कही गई है, कहीं पे विटनेसेस की बात कही गई है कि ज़रूरी हैं, होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो? कर सकते हो तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। और अगर लेक्चर ठीक ठाक लगा हो दोस्त, आने वाले लेक्चर्स और बेटर होते चले जाएंगे, और तुम क्लैट पीजी इस बार देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में।